एक दिन ये शरीर रुक जाएगा, सांस थम जाएगी, आंखें खुली हों या बंद, दुनिया हमारे लिए वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है, या फिर शरीर के शांत हो जाने के बाद भी चेतना किसी रूप में बनी रहती है? हजारों वर्षों से ये प्रश्न मानव सभ्यता के सबसे गहरे रहस्यों में से एक रहा है। शमशान की आग, कब्र की मिट्टी, मृत्युशैया की अंतिम सांस, इन सब के पीछे एक ही बेचैन कर देने वाला प्रश्न छिपा है, मरने के बाद मैं कहाँ जाता हूँ? आधुनिक विज्ञान मृत्यु को जैविक प्रक्रिया के अंत के रूप में देखता है। जब ब्रेन की गतिविधि रुक जाती है, हृदय धड़कना बंद कर देता है, ऑक्सीजन फ्लो समाप्त हो जाता है, तो कॉन्शियसनेस भी समाप्त हो जाती है। ऐसा मुख्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है, क्योंकि हमारी यादें, हमारी पहचान, हमारी भावनाएं, हमारा सेल्फ, सब कुछ ब्रेन से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अगर ब्रेन ही बंद हो गया तो अनुभव करने वाला कौन बचा? लेकिन दूसरी ओर वेद, उपनिषद और भारतीय दर्शन एक बिल्कुल अलग संभावना रखते हैं। वे कहते हैं शरीर नश्वर है, पर चेतना का मूल तत्व नष्ट नहीं होता। जो जाता है वो केवल स्थूल शरीर है, जो बचता है वो सूक्ष्म यात्रा का यात्री है। आत्मा, सूक्ष्म शरीर, कर्म, पुनर्जन्म, ये केवल धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि उस प्रश्न के उत्तर हैं जिसे विज्ञान अब भी पूरी तरह हल नहीं कर पाया। यहीं से ये रहस्य और गहरा हो जाता है। अगर चेतना केवल ब्रेन की उपज है, तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस जैसे अनुभव क्यों होते हैं? और अगर वेद सही हैं, तो मृत्यु अंत नहीं, केवल एक द्वार हो सकती है। इस वीडियो में हम किसी अंधविश्वास या जल्दबाज निष्कर्ष के साथ नहीं चलेंगे। हम इस रहस्य को विज्ञान की कठोर दृष्टि और वेदों की सूक्ष्म दृष्टि दोनों से देखेंगे, क्योंकि हो सकता है मृत्यु के पार का सच उतना सरल ना हो जितना हम सोचते हैं। मृत्यु को हम अक्सर एक घटना मानते हैं, एक अंतिम क्षण जहां सब कुछ अचानक रुक जाता है। लेकिन क्या मृत्यु सच में एक पॉइंट है, या वो एक प्रोसेस है? यही वो पहला दरवाजा है जहां से रहस्य शुरू होता है। किसी प्रियजन का शरीर हमारे सामने होता है, वही चेहरा, वही हाथ, वही रूप, फिर भी कुछ मूलभूत चीज गायब होती है। सवाल शरीर का नहीं, उस अदृश्य उपस्थिति का है जो अभी कुछ देर पहले तक वहां थी। वो क्या थी और वो कहां गई? विज्ञान के अनुसार मृत्यु तब मानी जाती है जब शरीर की जीवन रक्षक प्रणालियां स्थायी रूप से बंद हो जाएं, खासकर ब्रेन फंक्शन समाप्त हो जाए। ब्रेन डेथ के बाद व्यक्ति को वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि परसेप्शन, मेमोरी, सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्स की क्षमता उसी तंत्र पर निर्भर मानी जाती है। इस दृष्टि से कॉन्शियसनेस कोई अलग सत्ता नहीं, बल्कि लिविंग ब्रेन की इमर्जेंट एक्टिविटी है। जैसे बिजली बंद होने पर स्क्रीन अंधेरी हो जाती है, वैसे ही ब्रेन बंद होने पर अवेयरनेस भी समाप्त हो जाती है। ये मॉडल साफ, तर्कसंगत और मेजरेबल है, और मॉडर्न मेडिसिन इसी पर आधारित है। लेकिन वेदांत इस दृश्य को बिल्कुल अलग तरह से पढ़ता है। वहां मृत्यु विनाश नहीं, अवस्थांतर है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश। भगवद गीता का प्रसिद्ध संकेत कहता है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे ही एम्बॉडीड सेल्फ पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करता है। उपनिषद शरीर को अंतिम सत्य नहीं मानते, वे उसे एक अस्थायी आवरण की तरह देखते हैं। इस दृष्टि से जो मरता है वो शरीर है, पर जो अनुभव करता है, जो कर्म के बीज लेकर चलता है, वो चेतना प्रवाह या आत्म तत्व नष्ट नहीं होता। यही टकराव इस विषय को विस्फोटक बना देता है। एक ओर लैबोरेटरी एविडेंस है, दूसरी ओर हजारों साल की दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपरा। एक कहती है जहां न्यूरल एक्टिविटी समाप्त, वहीं अनुभव समाप्त। दूसरी कहती है न्यूरल एक्टिविटी केवल एक माध्यम थी, यात्री नहीं। तो क्या मृत्यु बल्ब के बुझने जैसी है, या सिर्फ लैंप बदलने जैसी? अभी उत्तर नहीं मिला, लेकिन इतना तय है कि मृत्यु को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि चेतना क्या है, उत्पाद, प्रवाह या मूल सत्ता। और यहीं से अगला भाग शुरू होगा। कल्पना कीजिए, एक अस्पताल का कमरा है, मशीनों की आवाजें धीमी होती जा रही हैं। डॉक्टर शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी क्षण हार्ट रुक जाता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। विज्ञान हमें बताता है कि यही वो मोड़ है जहां कॉन्शियसनेस तेजी से कोलैप्स करने लगती है। कुछ ही समय में न्यूरॉन्स अपनी सामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खो देते हैं,
नेटवर्क्स टूटने लगते हैं और वो जटिल प्रणाली जिसे हम अवेयरनेस से जोड़ते हैं बिखर जाती है। इसी कारण आधुनिक न्यूरोसाइंस का मुख्य मत ये है कि बिना फंक्शनिंग ब्रेन के कॉन्शियस एक्सपीरियंस संभव नहीं है। ये निष्कर्ष यूं ही नहीं बना। हमारी मेमोरी, आइडेंटिटी, इमोशंस, परसेप्शन सब कुछ ब्रेन स्टेट्स से जुड़ा पाया गया है। किसी हिस्से को चोट लगे तो लैंग्वेज बदलती है, दूसरे हिस्से को नुकसान पहुंचे तो पर्सनालिटी बदल जाती है, कुछ सर्किट्स प्रभावित हों तो सेंस ऑफ सेल्फ तक टूटने लगता है। इससे विज्ञान एक सीधी रेखा खींचता है, जहां ब्रेन इंटैक्ट वहां एक्सपीरियंस, जहां ब्रेन साइलेंस वहां सेल्फ भी साइलेंस। सुनने में ये बहुत ठोस लगता है, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव ऐसे सामने आते हैं जो इस रेखा को पूरी तरह सीधा नहीं रहने देते। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मृत्यु के करीब के अनुभव इसी जगह सवाल खड़ा करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि क्लिनिकल डेथ या एक्सट्रीम अनकॉन्शियसनेस जैसी स्थिति में भी उन्हें इंटेंस क्लैरिटी, प्रकाश, शांति, बॉडी से अलगाव या घटनाओं का साक्षी होने जैसा अनुभव हुआ। अब वैज्ञानिक पक्ष कहता है ये डाइंग ब्रेन की अंतिम केमिकल स्टॉर्म हो सकती है, ऑक्सीजन डेप्रिवेशन, टेम्पोरल लोब डिस्टर्बेंसेस, आरईएम इंट्रूजन या स्ट्रेस इंड्यूस्ड न्यूरोबायोलॉजी का परिणाम। ये एक्सप्लेनेशन कई मामलों में प्लॉजिबल है, लेकिन फिर भी डिबेट खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स इतनी कोहेरेंट, स्ट्रक्चर्ड और लाइफ चेंजिंग होती हैं कि लोग पूछते हैं अगर ब्रेन कोलैप्स कर रहा था तो अनुभव इतना ऑर्गेनाइज्ड कैसे था। वेदांत यहाँ एक गहरी संभावना रखता है। वो कहता है कि ब्रेन अवेयरनेस का निर्माता नहीं, उसका उपकरण हो सकता है। जैसे टूटा हुआ रेडियो ब्रॉडकास्ट को डिस्टॉर्ट कर सकता है, लेकिन संगीत का स्रोत केवल रेडियो के भीतर नहीं होता, वैसे ही ब्रेन चेतना को व्यक्त करने वाला माध्यम हो सकता है। जब शरीर और ब्रेन काम कर रहे होते हैं, चेतना उनके माध्यम से अनुभव करती है। जब वे शांत हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस का मोड बदल सकता है, समाप्त होना जरूरी नहीं। ये कोई लेबोरेटरी प्रूफ नहीं, लेकिन एक मेटाफिजिकल फ्रेमवर्क जरूर है जो मृत्यु को टोटल अनाहिलेशन की बजाय ट्रांजिशन मानता है। यही इस मिस्ट्री की असली धड़कन है। विज्ञान कहता है एविडेंस अभी तक ब्रेन इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस को साबित नहीं करता। वेद कहते हैं तुम गलत जगह खोज रहे हो, चेतना को केवल भौतिक संकेतों में बांधकर नहीं समझा जा सकता। और हम दोनों के बीच खड़े हैं, एक तरफ मेजरेबल ब्रेन डेटा, दूसरी तरफ ऐसे अनुभव जो सहज बुद्धि को झकझोर देते हैं। सवाल अभी जीवित है, क्या अवेयरनेस केवल न्यूरॉन्स की चमक है या वो कुछ देर के लिए उनसे होकर गुजरने वाली रोशनी? इसका उत्तर पाने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा, उन अनुभवों की ओर जो मृत्यु के किनारे से लौटे लोगों ने बताए हैं। जब कोई व्यक्ति मौत के करीब पहुंचकर वापस लौटता है तो कभी कभी वो सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं रहता, वो एक जीवित प्रश्न बन जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने शरीर से बाहर तैरने जैसा अनुभव किया, तेज सफेद या सुनहरी रोशनी देखी, अजीब गहरी शांति महसूस की, अपने मृत परिजनों की उपस्थिति का आभास पाया या अपने पूरे जीवन को एक साथ चमकते हुए देखा। इन अनुभवों में एक अनकैनी समानता दिखाई देती है। भाषा बदलती है, संस्कृति बदलती है, लेकिन कथा का भाव अक्सर मिलता जुलता रहता है। यहीं से नियर डेथ एक्सपीरियंस एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों की धड़कन तेज हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि पहले ये पूछती है कि इन अनुभवों के पीछे कौन से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हो सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी टनल विजन और ऑल्टर्ड अवेयरनेस पैदा कर सकती है। ब्रेन पर एक्सट्रीम स्ट्रेस न्यूरोट्रांसमीटर्स की बाढ़ ला सकता है, जिससे विविड इमेजरी, यूफोरिया, डिटैचमेंट या हेल्यूसिनेशन जैसी अवस्थाएं उत्पन्न हो सकती हैं। टेम्पोरल लोब एक्टिविटी, आरईएम स्लीप इंट्रूजन, डिसोसिएशन, एनेस्थीसिया अवेयरनेस, ये सब मॉडल्स एनडीईज को समझाने की कोशिश करते हैं। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि डाइंग ब्रेन केओस के आखिरी क्षणों में अत्यंत इंटेंस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जनरेट कर सकता है। ये हाइपोथेसिस ठोस लगती है क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल्टर्ड ब्रेन स्टेट्स सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनर वर्ल्ड्स बना सकती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ मामलों में लोगों ने ऐसे डिटेल्स बताने का दावा किया जो सपोजिडली अनकॉन्शियस रहने के बावजूद बाद में सही निकले। कुछ स्टडीज ने कार्डियक अरेस्ट सर्वाइवर्स में एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए ताकि ये समझा जा सके कि जब मेजरेबल ब्रेन एक्टिविटी सिवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड थी तब भी क्या कोहेरेंट अवेयरनेस रिपोर्ट की गई। अब तक एविडेंस मिक्स्ड है, कुछ बातें इंट्रीगिंग हैं लेकिन निर्णायक नहीं।
साइंस अभी ये नहीं कहती कि एनडीई सर्वाइवल ऑफ कॉन्शियसनेस को प्रूव करते हैं, लेकिन वो ये भी ईमानदारी से नहीं कह सकती कि मिस्ट्री पूरी तरह सॉल्व्ड है, और यही अधूरापन इस विषय को और तीखा बना देता है। वेदों और उपनिषदों की परंपरा इन अनुभवों को बिल्कुल अलग अर्थ दे सकती है। वहां मृत्यु केवल एक जैविक शटडाउन नहीं, बल्कि सूक्ष्म विड्रॉल की प्रक्रिया हो सकती है, जहां प्राण, मन और सूक्ष्म तत्व स्थूल शरीर से अलग होते हैं। कुछ भारतीय दार्शनिक परंपराओं में ये वर्णन मिलता है कि चेतना मृत्यु के समय अपने स्थूल उपकरणों से हटकर सूक्ष्म यात्रा में प्रवेश करती है। इस लेंस से देखा जाए तो एनडीईज किसी हल्यूसिनेशन की बजाय उस संक्रमण क्षेत्र की झलक हो सकते हैं जहां आत्मा या चेतना पूरी तरह आगे नहीं गई, लेकिन शरीर से बंधे रहने की अवस्था भी टूटने लगी। यही वो बिंदु है जहां सावधानी सबसे जरूरी हो जाती है। हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को प्रूफ मान लेना जल्दबाजी है, और हर अनुभव को मियर इल्यूजन कह देना भी उतना ही अधूरा है। शायद एनडीईज हमें अंतिम उत्तर नहीं देते, लेकिन वे इतना जरूर बताते हैं कि मृत्यु के किनारे ह्यूमन कॉन्शियसनेस का व्यवहार हमारी साधारण धारणाओं से कहीं अधिक जटिल है। और अगर ये सच है, तो अब हमें उस फ्रेमवर्क की ओर जाना होगा जो भारत की प्राचीन परंपराओं ने इस जटिलता को समझाने के लिए बनाया था: आत्मा, सूक्ष्म शरीर और कर्म की यात्रा। भारतीय दर्शन मृत्यु को अंत नहीं मानता, वो उसे एक आवरण परिवर्तन की तरह देखता है। बाहर से देखने पर सब कुछ समाप्त लगता है, शरीर शांत, इंद्रियां मौन, स्पर्श ठंडा। लेकिन वेदांत पूछता है कि क्या जो नष्ट हुआ वही तुम थे? अगर शरीर ही अंतिम सत्य है, तो बचपन से अब तक शरीर बदलने के बावजूद मैं की अनुभूति कैसे बनी रही? उपनिषद इसी रहस्य में प्रवेश करते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल स्थूल शरीर नहीं है, उसके भीतर एक गहरी परत है, आत्मा, जो जन्म और मृत्यु के पार कही गई है, और उसके साथ एक सूक्ष्म तंत्र है जो अनुभव, संस्कार और कर्म के बीजों को लेकर आगे बढ़ता है। इस दृष्टि में मनुष्य के अस्तित्व को कई स्तरों पर समझा जाता है। एक है स्थूल शरीर, जो पंच महाभूतों से बना है और मृत्यु के बाद उन्हीं में लौट जाता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण और संस्कारों का तंत्र शामिल माना जाता है। तीसरा है कारण स्तर, जहां गहरे कर्म बीज और संभावनाएं निहित रहती हैं। मृत्यु के समय स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ चेतना प्रवाह अपनी अगली यात्रा पर बढ़ता है। ये विचार केवल काव्यात्मक नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक मनोविज्ञान का केंद्रीय ढांचा है। भगवद गीता इस बात को अत्यंत प्रतीकात्मक और प्रभावशाली भाषा में कहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही एम्बॉडीड सेल्फ पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर लेता है। यहाँ आत्मा को अविनाशी कहा गया है। न उसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। उपनिषद इससे भी आगे जाते हैं और बताते हैं कि जो स्वयं को केवल शरीर मानता है, वो मृत्यु से भयभीत रहता है, लेकिन जो आत्मतत्व की पहचान करता है, उसके लिए मृत्यु एक संक्रमण है, विनाश नहीं। ये दृष्टि शांति देती है, पर साथ ही जिम्मेदारी भी, क्योंकि यदि यात्रा जारी है तो कर्म भी साथ जाते हैं। कर्म का सिद्धांत इस पूरे चित्र को और गंभीर बना देता है। वेदांत और संबंधित परंपराओं के अनुसार मृत्यु के बाद की अवस्था रैंडम नहीं होती। हमारे कर्म, मानसिक संस्कार, इच्छाएं और चेतना की स्थिति अगली दिशा को प्रभावित कर सकती है। यानी मृत्यु केवल बायोलॉजिकल एंड नहीं, एग्जिस्टेंशियल अकाउंटिंग भी हो सकती है। जो भीतर गहराई में संचित है, वही आगे की गति को आकार देता है। इससे जीवन का अर्थ भी बदल जाता है, क्योंकि हर विचार, हर कर्म, हर प्रवृत्ति एक सूक्ष्म छाप बनाकर चलती है। लेकिन यहां भी प्रश्न बचता है, क्या ये सब प्रतीकात्मक आध्यात्मिक भाषा है या वास्तविक ऑन्टोलॉजिकल मैप? साइंस अभी इसे मेजर नहीं कर सकी। फिर भी ये फ्रेमवर्क हजारों वर्षों से बना हुआ है, क्योंकि ये मानव अनुभव, मृत्यु भय, नैतिकता, मीनिंग और इनर कॉन्टिन्यूइटी को एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर देता है। और अब अगला सवाल अनिवार्य है। अगर वेदों की ये यात्रा सच हो सकती है, तो पुनर्जन्म के दावे, बच्चों की पूर्व जन्म स्मृतियां और कार्मिक पैटर्न्स जैसे विषय क्या संकेत देते हैं?
अगर चेतना या सूक्ष्म अस्तित्व मृत्यु के बाद भी बना रहता है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न है, क्या वो किसी नए जीवन में प्रवेश करता है? पुनर्जन्म का विचार दुनिया की कई परंपराओं में मिलता है, लेकिन भारतीय दर्शन में यह केवल सांत्वना नहीं, बल्कि कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा है। यहाँ जीवन एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा का एक अध्याय माना जाता है। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म ये घटनाएं नहीं, चक्र हैं। लेकिन क्या इस विचार के पीछे केवल विश्वास है, या कोई ऐसा क्षेत्र भी है जहां अनुभव और ऑब्जर्वेशन कुछ असहज करने वाले संकेत देते हैं? कुछ दशकों से ऐसे मामलों ने लोगों का ध्यान खींचा जहां छोटे बच्चों ने कथित पूर्व जन्म की यादें बताईं। ऐसे नाम, स्थान, घटनाएं या मृत्यु के तरीके जिन्हें वे सामान्य रूप से जान नहीं सकते थे। कुछ रिसर्चर्स ने इन मामलों का व्यवस्थित अध्ययन भी किया, खासकर उन स्थितियों का जहां बच्चे बहुत कम उम्र में स्पेसिफिक डिटेल्स दोहराते थे और बाद में उनके मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलने का दावा किया गया। अब ये क्षेत्र मेनस्ट्रीम साइंस में हाईली कंट्रोवर्शियल है। आलोचक कहते हैं सजेशन, फैमिली इन्फ्लुएंस, सिलेक्टिव रिपोर्टिंग, मेमोरी डिस्टॉर्शन, कल्चरल कंडीशनिंग, ये सारे फैक्टर्स ऐसे मामलों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये आलोचना जायज़ भी है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रूटनी चाहिए। फिर भी कुछ मामले ऐसे बताए गए जिनकी कम्प्लेक्सिटी लोगों को चुप कर देती है। जब कोई बच्चा किसी अज्ञात व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, परिवार, स्थान, यहां तक कि अनयूजुअल डेथ सर्कमस्टेंसेस तक बताता है, तो एक असुविधाजनक सवाल उठता है, ये जानकारी आई कहां से? साइंस अभी तक इस पर कंसेंसस नहीं दे सकी। इसका मतलब ये नहीं कि पुनर्जन्म सिद्ध हो गया, लेकिन ये भी नहीं कि सारे केसेस एक ही ब्रश से निपटा दिए जाएं। कुछ रहस्य अब भी बचे हुए हैं और वही इस विषय को अलाइव रखते हैं। वेदांत के लिए पुनर्जन्म कोई एनॉमली नहीं, बल्कि स्वाभाविक परिणाम है। अगर आत्मा स्थूल शरीर से परे है और सूक्ष्म शरीर संस्कार व कर्म लेकर चलता है, तो नया जन्म उसी कंटिन्यूटी का हिस्सा होगा। यहाँ आप शब्द भी सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि जो अगले जन्म में जाता है वो जरूरी नहीं कि वैसा ही कॉन्शियस पर्सनालिटी पैकेज हो जैसा अभी है, बल्कि वो टेंडेंसीज, कार्मिक इंप्रेशंस, अधूरी इच्छाएं और चेतना का एक प्रवाह हो सकता है, जो नई परिस्थितियों में नया व्यक्तित्व धारण करता है। यानी कंटिन्यूटी है, पर एग्जैक्ट सेमनेस नहीं। यही वजह है कि भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म को मेमोरी टेस्ट की तरह नहीं, कार्मिक कंटिन्यूटी की तरह समझा जाता है। ये विचार जितना रहस्यमय है, उतना ही अनसेटलिंग भी, क्योंकि अगर कुछ सचमुच आगे चलता है तो जीवन की हर छोटी बड़ी क्रिया का वजन बढ़ जाता है। तब मृत्यु एस्केप नहीं, इंटरमिशन बन जाती है। लेकिन क्या ये केवल दार्शनिक कंफर्ट है या अस्तित्व का कोई गहरा नियम? निर्णायक उत्तर अब भी नहीं है। फिर भी इतना साफ है कि पुनर्जन्म का प्रश्न मृत्यु के बाद की चेतना की बहस को और विस्तृत, और जटिल और व्यक्तिगत बना देता है। अब हमें एक और कठिन प्रश्न की ओर मुड़ना होगा। अगर विज्ञान इतने ठोस ब्रेन एविडेंस के साथ खड़ा है, तो क्या स्पिरिचुअलिटी बस मीनिंग देती है, या वो किसी ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रही है जिसे साइंस ने अभी तक नापा नहीं? जब हम पूछते हैं मरने के बाद चेतना कहाँ जाती है, तो अक्सर बहस दो छोरों में बट जाती है। एक तरफ विज्ञान है जो कहता है जब ब्रेन बंद तो पर्सनल कॉन्शियसनेस भी समाप्त। दूसरी तरफ वेदों की परंपरा है जो कहती है जो समाप्त हुआ वो शरीर है, अनुभव का मूल नहीं। पहली नजर में यह सीधा टकराव लगता है, लेकिन शायद असली तस्वीर इतनी सरल नहीं। हो सकता है दोनों एक ही रहस्य को दो अलग खिड़कियों से देख रहे हों, एक बाहर से, एक भीतर से। विज्ञान की शक्ति उसकी मेथड में है। वो ऑब्जर्वेबल, रिपीटेबल, टेस्टेबल एविडेंस पर चलता है, और इस कसौटी पर उसने ब्रेन और कॉन्शियस स्टेट्स के बीच गहरे संबंध को बार बार दिखाया है। एनेस्थीसिया, कोमा, एपिलेप्सी, डिमेंशिया, साइकेडेलिक्स, ब्रेन इंजरी, हर जगह यह स्पष्ट होता है कि ब्रेन की दशा बदलते ही एक्सपीरियंस भी बदल जाता है। इसलिए विज्ञान का संदेह तर्कसंगत है। अगर हर ज्ञात कॉन्शियस स्टेट ब्रेन से इतनी टाइटली लिंक्ड है, तो ब्रेन इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस का दावा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के लिए एविडेंस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए। लेकिन वेदों की शक्ति किसी दूसरी दिशा में है। वे ऑब्जर्वेशन को रिजेक्ट नहीं करते, पर केवल बाहरी ऑब्जर्वेशन तक सीमित भी नहीं रहते। वे इनर इंक्वायरी को वैलिड मानते हैं। ध्यान, समाधि, आत्मपरीक्षण, साक्षी भाव। उनका कहना है कि जो चीज अनुभव का आधार है, उसे हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह पकड़ना संभव नहीं।
जैसे आंख सब कुछ देखती है पर खुद को सीधे नहीं देख सकती, वैसे ही कॉन्शियसनेस को केवल बाहरी इंस्ट्रूमेंट से समझना अधूरा हो सकता है। ये दृष्टि प्रूफ के आधुनिक अर्थ से अलग है, लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस के डीप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश जरूर है। तो क्या दोनों को मिलाया जा सकता है? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन संवाद जरूर हो सकता है। विज्ञान हमें भ्रम से बचाता है, स्पिरिचुअलिटी हमें रिडक्शनिज्म से बचाती है। विज्ञान पूछता है, क्या यह सत्यापित किया जा सकता है? स्पिरिचुअलिटी पूछती है, क्या इसे प्रत्यक्ष अनुभूति में जाना जा सकता है? एक बिना दूसरे के कभी कभी या तो सूखा हो जाता है या धुंधला। साथ में रखें तो दोनों अधिक ईमानदार बन सकते हैं। साइंस ये मान सकती है कि कॉन्शियसनेस का हार्ट प्रॉब्लम अब भी खुला है। स्पिरिचुअलिटी ये मान सकती है कि हर इनर एक्सपीरियंस यूनिवर्सल प्रूफ नहीं होता। यही मैच्योरिटी इस बहस का सबसे सुंदर रूप है। शायद मृत्यु के बाद की चेतना पर अंतिम उत्तर अभी नहीं है, लेकिन सवाल को सही ढंग से पकड़ना भी कम महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये प्रश्न केवल मेटाफिजिक्स नहीं, जीवन का अर्थ, नैतिकता, भय, प्रेम और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सब कुछ छूता है। और अब जब हमने साइंस और वैदिक विजन दोनों की परतें देख ली हैं, तो समय है अंतिम भाग का, जहां प्रश्न केवल मृत्यु के बाद क्या होता है नहीं रहेगा, बल्कि इस प्रश्न को जानने से हम अभी कैसे जीते हैं बन जाएगा। मान लीजिए एक पल के लिए कि मृत्यु अंत नहीं है, या कम से कम इतना तो मान लें कि हम इस पर पूर्ण निश्चित नहीं हैं। तब जीवन का अर्थ तुरंत बदलने लगता है। तब हर दिन केवल सर्वाइवल प्रोजेक्ट नहीं रहता। हर संबंध, हर निर्णय, हर विचार, हर कर्म, सब में एक गहरा वजन आ जाता है। अगर चेतना मृत्यु के बाद भी किसी रूप में बनी रहती है, तो हम अभी जैसा जी रहे हैं वही आगे की दिशा का बीज हो सकता है। और अगर विज्ञान सही हो और मृत्यु पर पर्सनल एक्सपीरियंस सचमुच समाप्त हो जाता हो, तब भी ये प्रश्न व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि तब भी हमें अपनी सीमित चेतना का उपयोग सबसे जागरूक, अर्थपूर्ण और करुणापूर्ण ढंग से करना है। अजीब बात यह है कि दोनों संभावनाएं अंततः जीवन को अधिक गंभीर बना देती हैं। वेदों की दृष्टि कहती है कि मृत्यु से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम है स्वयं को पहचानना। केवल रोल, बॉडी, स्टेटस, डिजायर और फियर में फंसे रहना नहीं, बल्कि ये समझना कि मैं किस स्तर पर जी रहा हूं। अगर आत्मा की यात्रा सच है, तो सबसे बड़ी तैयारी बाहरी संग्रह नहीं, भीतरी शुद्धि है। कर्म केवल नैतिक नियम नहीं, चेतना की दिशा है। जिस मानसिकता में हम जीते हैं, वही मृत्यु के समय हमारी दशा को भी प्रभावित कर सकती है। इसीलिए ध्यान, वैराग्य, सत्य, करुणा और आत्मज्ञान को केवल धार्मिक आदर्श नहीं, एग्जिस्टेंशियल प्रिपरेशन माना गया है। विज्ञान अपनी तरफ से हमें एक और तरह की विनम्रता देता है। वो कहता है, अनिश्चितता को स्वीकार करो। जहां प्रमाण नहीं, वहां दावा भी सीमित रखो। ये ईमानदारी भी कम मूल्यवान नहीं, क्योंकि मृत्यु के प्रश्न पर मन बहुत जल्दी कंफर्ट स्टोरीज गढ़ लेता है। साइंस हमें ग्राउंडेड रखता है ताकि हम विशफुल थिंकिंग में न बह जाएं। लेकिन यही साइंस हमें यह भी दिखाता है कि कॉन्शियसनेस अब भी पूरी तरह समझी नहीं गई। यही अधूरापन ह्यूमिलिटी पैदा करता है, और शायद यही ह्यूमिलिटी इस विषय पर सबसे बुद्धिमान स्थिति है। तो फिर अंतिम उत्तर क्या है? सच्चाई ये है कि अभी हमारे पास पूर्ण उत्तर नहीं है। वेद हमें एक भव्य आध्यात्मिक नक्शा देते हैं। आत्मा, सूक्ष्म शरीर, कर्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के पार की कंटिन्यूटी। साइंस हमें ब्रेन, एक्सपीरियंस, फिजियोलॉजी और मेजरेबल रियलिटी का कठोर ढांचा देता है। दोनों में टेंशन है, लेकिन दोनों में वैल्यू भी है। और शायद इस रहस्य का सबसे सुंदर पक्ष ये है कि ये हमें डराने के साथ साथ जगाता भी है। ये पूछता है, तुम अभी कौन हो? क्या तुम्हारा जीवन केवल आदतों का संग्रह है या जागरूकता की यात्रा? शायद मृत्यु का रहस्य अभी पूरी तरह नहीं खुला, लेकिन इतना निश्चित है कि ये प्रश्न हमें भीतर तक बदल सकता है। क्योंकि जब इंसान सच में मृत्यु को देखना शुरू करता है, तभी वो पहली बार जीवन को गंभीरता से जीना सीखता है। और शायद यही इस पूरी खोज का सबसे सच्चा फल है। मृत्यु के बाद क्या होगा, ये चाहे अभी रहस्य रहे, लेकिन मृत्यु की स्मृति हमें अभी अधिक सचेत, अधिक करुणामय और अधिक वास्तविक बना सकती है।